Students, now we are going to discuss about the some important questions of some basic concept of chemistry. These are purely NCERT questions, very important question. One by one we will discuss each and every question. So now what we are going to do, मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखूंगा और लिखने के बाद आपको थोड़ा सा समय दूंगा कि सबसे पहले आप उसको करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं उसको सोल्व करूंगा यहाँ पे। डन, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। हाउ 0.50 मोल and 0.50 molar of sodium carbonate are different। ये डिफरेंट कैसे हैं? सो नाउ इट इज योर टर्न, आप इसको करेंगे सोल्व। सो हेयर इज द आंसर। देखिए, आप उसको देखिएगा, चेक करिएगा कि क्या है। यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ नंबर, उसके शब्दों पर जाना है कि लिखा क्या हुआ है। हेयर इट इज रिटन मोल, मोल यहाँ पर हमें सिर्फ मोल दिया हुआ है। एंड हेयर इज द मोलर, दिस कैपिटल एम, एज आई टोल्ड यू, कैपिटल एम बिलोंग्स टू दी मोलैरिटी। किसको बिलोंग करता है? ये मोलैरिटी को बिलोंग करता है। दिस इज द सॉल्यूशन, ये मोलैरिटी को बिलोंग करता है। दिस इज जस्ट मोल, ये सिर्फ और सिर्फ मोल्स है। तो यदि मैं सिर्फ इसकी बात करूं तो ये, इसको मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूं? 0.50 मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट। किसके हैं ये? सोडियम कार्बोनेट के 0.50 मोल्स है। 0.50 मोल से मतलब से हाफ मोल्स वी कैन से, ठीक है। हाफ मोल्स, हाफ मोल्स का मतलब क्या हुआ? एक मोल में कितने होते हैं? वी हैव 6.022 into 10 raised to the power 23 एंड जस्ट हाफ इट डाउन, इसको हाफ कर दीजिए, ठीक है। सो हाफ करने पर आपके ये कितने मोल्स आ जाएंगे? 3.011 into 10 power 23 molecules of Na2CO3। तो इसका तो मतलब ये हुआ। एंड 0.50 मोलर, जब हम मोलैरिटी की बात करते हैं तो मोलैरिटी के अंदर क्या आता है? 0.50 मोल्स आर डिसोल्व इन 1 लीटर, ठीक है। हम इसके अंदर 1 लीटर का एस्पेक्ट भी ऐड करते हैं, जैसे कि डेफिनेशन है मोलैरिटी की। ये दोनों के अंदर अंतर है। तो याद रखिए, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत ज्यादा दिया जा सकता है कि यहाँ पर MOL लगा दिया और वहां पर सिंपल कैपिटल M लगा दिया, या यहाँ स्मॉल m लगा दिया, तो उसके अंदर भी आपको चेंज करना पड़ सकता है। स्मॉल m का मतलब होता है मोलैलिटी। तो 0.50 मोलल सॉल्यूशन, और ये क्या हो जाएगा? 0.50 मोलर सॉल्यूशन। तो दोनों में ये अंतर होगा, इसको बहुत अच्छे से समझना है, मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। करेक्ट कीजिए और अपने आप को इवेल्युएट कीजिए। Now the second important question is the pressure is determined as force per unit area. The SI unit of pressure Pascal, which is equal to 1 Pascal equal to 1 Newton per meter square. If the mass of air at sea level is 1034 gram per centimeter square, कैलकुलेट द प्रेशर इन पास्कल। हमें प्रेशर को निकालना है पास्कल के अंदर। सो दिस इज द क्वेश्चन, ट्राई इट डाउन, ठीक है। देन वी विल डिस्कस अबाउट द आंसर। सो प्लीज चेक द आंसर। सॉल्यूशन क्या है इस चीज का वो देखेंगे, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है? हमें गिवन है, दैट इज द मास गिवन है पर यूनिट एरिया के अंदर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। तो हम उसके मास को हम डिटरमाइन करते हैं। वी नो दैट वेट, वेट इसके इक्वल होता है, वेट इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। इसके इक्वल होता है मास इनटू ग्रेविटी। तो हम यहां से वहां तक पहुंचने वाले हैं, ठीक है। दूसरी बात, यहां से आपको याद होगा, यहां पर हमने यूनिट वैल्यू का इस्तेमाल किया था। यूनिट वैल्यू मींस, थोड़ा सा मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि ये चीजें आपको समझ में आ जाए कि हम चलने कैसे वाले हैं। तो 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर स्क्वायर। तो यहाँ पे यदि मुझे पास्कल में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको नीचे लेकर आऊंगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1।
और यदि मुझे मान लीजिए कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट करना है तो मैं पास्कल को उधर नीचे लेके जाऊंगा। सो बोथ वैल्यू विल बी इक्वल टू 1। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 पास्कल। ये भी किसके इक्वल आएगा, 1 के। सो बोथ विल बी इक्वल टू 1। फर्क क्या है, या हमने जो चीज डिसाइड करनी है, जिसमें कन्वर्ट करना है उसको ऊपर रखेंगे, जिससे कन्वर्ट करना है उसे नीचे रखेंगे। ठीक है, तो हमें पास्कल में कन्वर्ट करना है, हमारा आंसर किसमें आना चाहिए, पास्कल में। तो हमारा लास्ट फैक्टर तो यही होगा, याद रखेंगे, लास्ट फैक्टर तो यही होने वाला है, इस चीज को ध्यान रखना है। तो वी विल डिस्कस अबाउट इट, हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं, ये नहीं यूज होगा, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूटन की। यहाँ से हमने वेट को कंसिडर कर लिया, क्योंकि हमें यहाँ पर वेट गिवन है पर एरिया के अंदर, पर यूनिट एरिया के अंदर हमें वेट गिवन है, तो वो चीज है हमारे पास। और यहाँ से हमने वेट को कंसिडर कर लिया। न्यूटन की बात करते हैं। न्यूटन किसके यूनिट होते हैं, फोर्स के। फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मास के क्या यूनिट होंगे, मास विल बी इक्वल टू किलोग्राम, और एक्सेलरेशन के मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये क्या है, 1 न्यूटन, और ये क्या होगा 1, तो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यदि मुझे यहाँ से न्यूटन को कन्वर्ट करना है तो 1 न्यूटन किसके इक्वल आएगा, हम ये एक्चुअली यूज करने वाले हैं। 1 न्यूटन विल बी इक्वल टू डिवाइडेड बाय 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक हमारे पास ये यूनिट आ जाएगी। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पर इसको किलोग्राम मीटर पर सेकंड में लाने का पर्पस क्या है, जब हम इसको देखते हैं, दिस इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ mg, दिस इज ऑल्सो द फोर्स। यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे, ये क्या है, फोर्स है, किलोग्राम मीटर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस इज ऑल्सो द मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने इसी को इसी में कन्वर्ट करना है, इसलिए हमें इन सब की जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ से हम चलने वाले हैं, अब एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप चलने वाले हैं। उससे पहले हमें इन दो चीजों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन। अब हम एक एक करके उसको डिस्कस करते हैं कि वो क्या है। ठीक है, लेट अस डिस्कस वन बाय वन। बस ये दो फैक्टर हमें पता होने चाहिए। ठीक है, नाउ वी नो दैट F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg। ठीक है, मास क्या है हमारे पास, व्हाट इज मास, दैट इज 1034 ग्राम, 1034 ग्राम है, मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी से करेंगे, ग्रेविटी से क्या करेंगे, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय पर सेंटीमीटर स्क्वायर, पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। हमें मीटर में कन्वर्ट करना है लास्ट में, जैसे यहाँ पर आया था, दैट इज द, इसके जो फोर्स के यूनिट थे वो क्या थे, मीटर में। तो हमें सेंटीमीटर नहीं चाहिए, तो सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर देते हैं। सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो याद करेंगे क्या होगा, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 किसके इक्वल होगा, 1 मीटर डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1, ये इसके इक्वल होगा। एंड हियर that is also that is 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 मीटर, that is also equal to 1 आएगा। तो हमें ये वाला कट करना है, इसको ऐड ऑन करना है, तो हम इसको यूज करेंगे। तो that will be equal to 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 मीटर। तो इस स्क्वायर में तो दो बार लिख लीजिए। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं हम, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, वो हो गया। अब यहाँ पर ग्राम है और यहाँ पर इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, तो उसको कन्वर्ट करेंगे। सो ग्राम, 1 किलोग्राम किसके इक्वल होता है, 1000 ग्राम के। ठीक है, किलोग्राम चाहिए तो किलोग्राम को ऊपर रखेंगे, तो क्या बनेगा, 1 किलोग्राम डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम इक्वल टू 1। तो एक तो ये वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल सही आ गई यहाँ पे। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर रख लेते हैं, ये हो गया। अब हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर भी आ गया और मीटर स्क्वायर भी, ये कन्वर्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए न्यूटन पर बात करनी। न्यूटन वाला भी अभी हमने डिस्कस किया था। न्यूटन किसके इक्वल था, मीटर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम उसको कंसेप्ट को यूज करेंगे, थोड़ा सा इसे तो लिख लेते हैं। सो दैट विल बी इक्वल टू 1034 ग्राम मल्टीप्लाई बाय, नेक्स्ट हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अपॉन में आ जाएगा इसके
सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमने कन्वर्ट कर दिया इसको से 100 का स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर का स्क्वायर, ये हो गया। किलोग्राम के लिए हमने लिया यहाँ पे 1 किलोग्राम डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम, ये हो गया। अब हमें इसे न्यूटन में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम और न्यूटन वाला जो है रिलेशनशिप वो लगा देंगे, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1 न्यूटन, क्योंकि न्यूटन में लेकर आना है। 1 न्यूटन डिवाइडेड बाय यहाँ पर अभी अपन ने बनाया था, दैट इज 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, और ये किसके इक्वल है, यहाँ से न्यूटन वाला केस, यहाँ से जो मैंने बताया था पास्कल, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 पास्कल डिवाइडेड बाय 1 न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया हमारा सारा का सारा, पास्कल तक हम पहुंच गए। सब चीजें कट डाउन हो जाएंगी, यहाँ से ये कट जाएगा, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट रहा है, वहां पे सब चीजें कट डाउन हो जाएंगी, और हमें अल्टीमेटली क्या मिलेगा, हमारा जो रिजल्ट मिलेगा वो किस में मिलेगा, पास्कल में मिलेगा। ठीक है, जब आप इसे सबको सॉल्व कर लेंगे तो सब यूनिट कट डाउन हो जाएंगे, आपको अल्टीमेटली पास्कल में आपका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, देख लीजिए। So here is the third question. Calculate the molarity of a solution of ethanol in water in which the mole fraction of ethanol is 0.40. माइंड इट, यहाँ पे आपको मोलैरिटी निकालनी है और आपको मोल फ्रैक्शन गिवन है। ठीक है, हिंट दे रहा हूँ, यदि मैं N2 को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल बोल दूं, ठीक है, क्योंकि ये हमारा सोल्यूट है, और N1 क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ये क्या है, वाटर क्या है, क्योंकि हमारा एक्वा सोल्यूशन है। ठीक है, इन वाटर है ना, इट इज एक्वा सोल्यूशन। तो जो हमें गिवन है वो क्या गिवन है, दैट इज N2 अपॉन N1 प्लस N2 इक्वल टू 0.040। अब आपको इसकी क्या निकालनी है, मोलैरिटी निकालनी है। एक छोटा सा ट्रिक लगेगा, वो आपको बताऊंगा मैं अभी, फिलहाल आप इसको ट्राई कीजिए। सो नाउ यहां पर जो हमें एक चीज ध्यान में रखनी है, वो ये ध्यान में रखना है कि इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को हम डाइल्यूटेड सॉल्यूशन कंसीडर करेंगे, और जब डाइल्यूटेड सॉल्यूशन कंसीडर करते हैं तब यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में हम इस पर्टिकुलर पार्ट को स्किप कर देते हैं। दैट इज हम क्या मानते हैं, फॉर द डाइल्यूटेड सॉल्यूशन N1 प्लस N2 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू N1। ठीक है, अब मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। मोलैरिटी के अंदर वी हैव कंसीडर 1 लीटर ऑफ वाटर, हमें कितना कंसीडर करना है, 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर ऑफ वाटर के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, ये हम ऑलरेडी जानते हैं, दैट इज 55.55। मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर के पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इसके यहाँ से निकल आएंगे, सो दैट विल बी N2 डिवाइडेड बाय ये क्या देगा 55.55 इक्वल टू 0.040। दिस इंप्लाइज N2 किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट N2 नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स ही पर लीटर ऑफ वाटर में, यही उसकी मोलैरिटी हो जाएगी, दैट इज 0.040 मल्टीप्लाई 55.55। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये एक्चुअली है क्या, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ वाटर, तो यही तो मोलैरिटी होती है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी। तो जितना नंबर ऑफ मोल्स आएगा वही आपकी क्या हो जाएगी, मोलैरिटी हो जाएगी। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो उसके आगे कैपिटल M लगा दीजिए, सो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर here इज द फोर्थ क्वेश्चन, और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, और अगर जब तक आपको मोल्स के सभी कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे आप इसको नहीं कर सकते, और बहुत ही सिंपल है, एक एक नंबर में पूछा जाता है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, हमें नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं, ध्यान रखिए नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं, मोल्स नहीं बताने हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इस सभी के अंदर, जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 52 मोल्स ऑफ हीलियम, इसके अंदर कितने एटम्स होंगे, ठीक है, 52 U ऑफ हीलियम एंड लास्ट इज 52 ग्राम ऑफ हीलियम। हमें इन सब चीजों के अंदर बताना है। सो ठीक है, टेक योर टाइम, माइंड में
चीज़ों को रखिए जो हमें कैलकुलेट करनी है और फिर इसको कैलकुलेट कीजिएगा। सो होपफुली आपने इसको कैलकुलेट किया होगा। सो नाउ अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ और उसको आप क्रॉस चेक कीजिएगा। जैसे फर्स्ट के अंदर है मोल्स का, फर्स्ट के अंदर है हमारे पास 52 मोल्स ऑफ हीलियम। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हीलियम है, आई मीन हाइड्रोजन है, लिथियम है, चाहे कुछ भी है, यहाँ पर 52 मोल्स है ना, हमें एटम्स बताने। जहाँ मोल्स लिखा हुआ है उसे कट करके आप उसकी वैल्यू डाल दीजिए बस। 52 मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10⁻23। जिसका भी पूछा हुआ है, हीलियम का पूछा हुआ है, तो एटम्स ऑफ हीलियम हमारा आंसर आ जाएगा। आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन के अंदर है 52 यू वर्ड यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास हम एक एटम के लिए यूज करते हैं। हमें पता है हीलियम के एक एटम का मास कितना होता है, 4u, ठीक है। एक एटम का मास कितना हुआ, 4u, तो 52 का कितना होगा, एटम्स हैं तो टोटल बताने, 52 डिवाइडेड बाय 4, ये कितना आ गया, 13 एटम्स। यहाँ पे कितना आएगा, 13 एटम्स, याद रखनी है ये बात। नेक्स्ट इज 52 ग्राम ऑफ हीलियम। नाउ जी हमें पता है, ध्यान रखिएगा, हमें पता है कि 4 इसी यूनिफाइड मास को जब ग्राम एटॉमिक मास में कन्वर्ट करेंगे दैट इज 4g, ठीक है। 4g में कितने हैं, 1 मोल। 8g में कितने होंगे, 2 मोल। और 52 यानी कि 13g, 52 को जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 52 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, 13g, 13 मोल्स, कितना आ जाएंगे ये, 13 मोल्स, क्योंकि ये यहाँ पर हमें 52 ग्राम्स दे रखा है तो 13 मोल्स आ जाएंगे। इतने मोल्स है तो मोल्स को हटाओ, कितना आ जाएगा 13, क्योंकि उन्हें एटम्स बताना है, मोल्स में आपका आंसर गलत हो जाएगा। दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 आपका आंसर हो जाएगा। जनरल क्वेश्चन है बट सबसे ज्यादा मिस्टेक भी इसी में होती है, ध्यान रखना है। सो हियर इज द फिफ्थ क्वेश्चन। A welding fuel gas contain carbon and hydrogen only। एक वेल्डिंग गैस है जिसके अंदर सिर्फ दो ही कंपोनेंट्स हैं, दैट इज कार्बन एंड हाइड्रोजन। बर्निंग ए स्मॉल सैंपल ऑफ इट इन एयर, जिसका एक छोटा सा सैंपल जो है वो एयर में बर्न किया गया, और बर्न करने के बाद हमें पता है कि कार्बन और हाइड्रोजन होंगी, तो एयर में यदि हम उसे बर्न करते हैं तो वो या तो कार्बन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड देगी और हाइड्रोजन के साथ मिलकर वो वाटर देगी। सो ऑक्सीजन गिव्स 3.38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.690 ग्राम ऑफ वाटर। ये हमें उनके गिवन मासेस दे दिए और इसके अलावा उसका कोई अदर प्रोडक्ट नहीं बनता है। ए वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर ऑफ दिस वेल्डिंग गैस इज फाउंड टू वेट। जो इसका जो वॉल्यूम 10 लीटर का इसका जो वॉल्यूम है वो हमारे पास आ रहा है 11.6 ग्राम। हमें जो कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है, हमें एम्पिरिकल फार्मूला बताना है, हमें मोलर मास ऑफ गैस बताना है और हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है, ठीक है। तो हमें ये तीन चीजें बतानी हैं इसके बेसिस पर। सो आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, देन वी हैव द आंसर। सो इस प्रोसेस को सॉल्व करते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। हमारा स्टेप फर्स्ट क्या है, स्टेप फर्स्ट के अंदर हम परसेंटेज निकालेंगे कार्बन और हाइड्रोजन की, क्योंकि आपको शुरू में ये दिया गया था कि ये जो हमारी गैस है ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनी है, और हमें जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, तब हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। तो हमारी गैस तो कार्बन और हाइड्रोजन की बनी हुई है ना, हमें इस पर फोकस करना है। तो हमें परसेंटेज ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन निकालना है, यानी कि वेट निकालना है हमें उसका। हमारे पास वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये मैंने गिवन डेटा है यहाँ पर लिख लिया है। हमारे पास जो वेट ऑफ मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और मास ऑफ वाटर हमें गिवन है, दैट इज 3.38 ग्राम और ये है 0.690, ठीक है। तो हम इसकी बात करते हैं, तो हम लिख सकते हैं मास ऑफ कार्बन इन CO2 विल बी इक्वल टू, कितना होगा कार्बन का मास, तो कार्बन का यहाँ पर 12% जब हम निकालते हैं तो 12 डिवाइडेड बाय 44, टोटल का 44, और हमारे पास है कितना टोटल 3.38। ये हो गया हमारे पास मास ऑफ कार्बन, ठीक है। सेम वे में मास ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे, तो मास ऑफ
हाइड्रोजन किस में है, वाटर के अंदर है, तो H2O के अंदर निकाला। तो कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन का मास कितना है, टोटल हाइड्रोजन कितनी है, 2 है, ठीक है। नीचे कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 0.69 ग्राम, ठीक है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे हमारे पास मास आ जाएगा कार्बन का और मास आ जाएगा हाइड्रोजन का, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास मास आ जाएगा। स्टेप सेकंड पर चलते हैं, अब हम इसकी परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। सेकंड स्टेप में देखिए परसेंटेज। सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कार्बन का और हाइड्रोजन का जो मास है वो आ जाएगा 9218 ग्राम और 0.06767 ग्राम, ये आ गया, ठीक है। हाँ, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है, वो आपको करना पड़ेगा। तो हमें पता है कि हमारी जो गैस है वो किस किस से मिलकर बनी हुई है, कार्बन और हाइड्रोजन की, और कार्बन और हाइड्रोजन का मास हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो हम इसको ऐड कर देंगे, हमारे पास गैस का मास आ जाएगा, टोटल गैस का मास आ जाएगा। तो कितना है, ठीक है, तो मास ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दीजिए 0, क्योंकि कोई और प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, ये वहाँ पर स्पेशली मेंशन था 9218 प्लस ये आ जाएगा 0.0767 ग्राम, ठीक है। ये हमारे पास इसका कार्बन और हाइड्रोजन का मास आ जाएगा, यानी कि गैस का मास आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ से परसेंटेज कैसे निकालेंगे, सो दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू दी, अगर इसको देखें तो ये आ जाएगा 0.9985 ग्राम, ठीक है। मेरे पास टोटल मास है और मेरे पास इंडिविजुअल मास है, ये कार्बन का है और ये किसका है, हाइड्रोजन का। तो टोटल और उसका कैसे निकालेंगे, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाउ वी कैन कैलकुलेट। सो कार्बन का मास जिसका निकालना है उसे ऊपर 18 डिवाइडेड बाय टोटल का क्या रखेंगे नीचे, दैट इज 0.9985। सेम वे में परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, हाउ वी कैन कैलकुलेट इट, जिसका निकालना है उसे ऊपर, दैट इज 0.7679 डिवाइडेड बाय और टोटल नीचे, दैट इज 0.9985, ठीक है। ये इसकी परसेंटेज आ जाएगी कार्बन की, और ये किसकी परसेंटेज आ जाएगी, हाइड्रोजन की। तो ये हमारा स्टेप फर्स्ट था, हमें परसेंटेज निकालनी थी कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करके हम इसकी परसेंटेज निकालेंगे। लाइक दिस, ये परसेंटेज हम इसको कैलकुलेट करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमारा सेकंड स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ द एम्पिरिकल फार्मूला। हम अब क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, एम्पिरिकल फार्मूला। जो पिछली कैलकुलेशन के हिसाब से हमने परसेंटेज ऑफ कार्बन निकाली थी, दैट इज 92.32%, और हाइड्रोजन की परसेंटेज निकाली, दैट इज 7.68%। आपको याद होगा कि हमने एम्पिरिकल फार्मूला के लिए इस टेबल का इस्तेमाल किया था। इस टेबल के थ्रू हम यहाँ पर इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। अगर हमें परसेंटेज पता है तो हम एम्पिरिकल फार्मूला बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो हमारे पास एलिमेंट कौन से, कार्बन एंड हाइड्रोजन है। परसेंटेज बाय मास कितना है हमारे पास, कार्बन का 92.32 है और इसका कितना है, दैट इज 7.68% है, ये है, ठीक है। नाउ गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, तो इनका एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक मास इसका होता है 12, इसका होता है 1। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास 92.32 डिवाइडेड बाय 12, इसका कैसे निकालेंगे 7.68 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास सिंपलेस्ट रेशियो को निकालने के लिए, जो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे ये आएगा 7 अगर हम बात करें इसकी 7.69 और ये क्या आ गया 7.68, ठीक है। तो ऑलमोस्ट बराबर ही है, तो सिंपलेस्ट रेशियो भी कितना आएगा इसका 1:1 ही आएगा, ठीक है। और यही इसका होल नंबर रेशियो बनेगा, दैट इज आल्सो 1:1। तो यानी कि जो हमारा इसका एम्पिरिकल फार्मूला है, द एम्पिरिकल फार्मूला दैट इज C1 एंड H1, ठीक है। ये हमारे पास इसका एम्पिरिकल फार्मूला आ गया बाय द हेल्प ऑफ दिस टेबल। तो हमारा पहला पार्ट यहाँ पर सॉल्व हो गया, द कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। Now for the calculation of molecular mass, we have also the second level पर जो हमें चीज़ दे रखी है 10 लीटर ऑफ गैस हैज मास, उसका मास कितना है हमारे पास 11.6 ग्राम। और आपको एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस के अंदर हमने पढ़ा था 22.4 जो लीटर होगा, दैट विल बी द मास एट STP। वो उसका मास किसका होगा, STP पर होगा, वो हम निकाल सकते हैं। हमारे पास है 10 लीटर पर जो गैस का मास है वो कितना है 11.6, तो 1 लीटर पर कितना होगा
11.6 डिवाइडेड बाई 10, और हमें एसटीपी पर पता करना तो 22.4 लीटर पर कितना होगा, तो ये हमारे पास उसका मोलर मास आ जाएगा, दैट इज 22.4। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी, ये राउंड आएगी सॉल्व करने पर 26 ग्राम। कितना आ गया ये? 26 ग्राम। ये एम्पिरिकल फार्मूला है, एम्पिरिकल फार्मूला है। एम्पिरिकल फार्मूला का जो मास देखें तो वो कितना है, 12 प्लस 1 कितना आ गया, 13 ग्राम। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो गया, दैट इज इसका मोलर मास हमारे पास आ गया 26 ग्राम। ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन जो वो मैंने इसलिए लिखा बिकॉज हमारे पास थर्ड पार्ट भी इजीली सॉल्व है। हमें पता है कि द मास ऑफ molecular formula will be equal to n into mass of empirical formula। ठीक है, मुझे इसका मास भी पता है, मुझे इसका मास भी पता है, तो क्या मैं n निकाल सकता हूँ? ठीक है, that is 26 divided by 13, तो n will be 2। n की क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे? 2 आ जाएगी। n 2 आ गया, दैट मीन्स यहाँ पर जो कॉमन रेशियो है वो कितना है? 2 है। द फॉर्मूला विल बी C2H2। ये मेरा थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। तो ऐसे लेंथी क्वेश्चन 5 मार्क्स से कम नहीं आएंगे। हाँ, कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा है, ध्यान से करना है, टाइम भी लगेगा इसके ऊपर।